एक कहावत है कि जिसमें आत्मा जो है, आत्मा परमेश्वर है और ये जो देह है, ये देह मंदिर है। हर एक व्यक्ति की मंदिर के तरफ देखने की जो दृष्टिकोण है उनका, वो अलग है। हर एक जन अपने स्वार्थ से मंदिरों को देखता है। आप एक मंदिर की नीड और रोल को कैसे देखते हैं? भारतवर्ष में 32 लाख मंदिर हैं। 32 लाख मंदिरों में से 6,500 मंदिर हैं जो बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। क्यों जाते हो आप मंदिर? अगर ये सवाल आप लोगों से पूछें, मैं वहाँ पे कोई एनर्जी या फ्रीक्वेंसी या वहाँ का जो ऑरा है उसे प्राप्त करने जा रहा हूँ, ऐसे बहुत कम लोग उत्तर देंगे आपको। अच्छा, आपने टेम्पल कनेक्ट और इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन और एक्सपो, मैं ये समझना चाहूँगी क्या है? पिछले 21 साल में हम 11,106 मंदिर जो हिंदुइज्म, जैनिज्म, सिखिज्म और बुद्धिज्म के अंडर आते हैं, इसका इंफॉर्मेशन गैदर करके हमने उसे कंपाइल करके प्रस्तुत किया और बड़े मंदिरों से सीख के कैसे छोटे मंदिर ये अपने गाँव में या अपने स्थानों पे इसे इन्वॉल्व कर सके, इसका एक प्रयास हमने इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन एंड एक्सपो के माध्यम से किया। तो ऐसे टेम्पल्स को जो दूर दराज के इलाकों में हैं, जो अनअटेंडेड टेम्पल्स हैं, उनको कैसे आप एड्रेस कर रहे हैं? हमारे घर के बाजू में एक मंदिर होता है जो शायद पेड़ के नीचे होता है या एक पुराना मंदिर होता है, बट हम उस मंदिर में कितने बार जाते हैं? मंदिर परिसर में बहुत जमीनें हैं, जगहें हैं जहाँ पे पार्किंग फैसिलिटीज ऑलरेडी क्रिएटेड हैं या क्रिएट हो रही हैं। क्या वहाँ पे ईवी चार्जिंग स्टेशंस लगने चाहिए? तो ये जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज है और सॉल्यूशंस हैं, ये टेम्पल्स के साथ जुड़े। क्राउड मैनेजमेंट इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है मंदिरों में, उसको एड्रेस करने के लिए आपका क्या अप्रोच है? आज अगर हम लोग कोई भी मंदिरों की बात करें, अगर डिसिप्लिन से, चैनल्ड पद्धति से अगर उसे फॉलो किया जाए तो उसको अलग प्रकार से दिक्कत ही नहीं है। प्रशासन अकेला कुछ नहीं कर सकता, लोगों को भी सोचना है। मैं इस्कॉन का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको शेयर करूंगा कि इस्कॉन वो भगवद गीता पुस्तक दान करके बेच के मल्टीप्लाई करके उन्होंने 800 से 900 मंदिर बना लिए। मुझे और दूसरा कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन बता दीजिए जो मंदिरों की विद्या या मंदिरों के रिलेटेड या धर्म की विद्या आप तक पहुंचा के बड़े बड़े मंदिर बांध रही है। ऐसा कौन सा मंदिर है जो बहुत इंट्रीगिंग आपको लगा हो? काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन होने से पहले अगर काशी कोतवाल की परमिशन नहीं है तो आप किसी का आप दर्शन नहीं कर सकते। तमिलनाडु राज्य में एक अय्यावड़ी नाम का स्थान है, माँ प्रत्यंगिरा देवी का मंदिर है। माँ प्रत्यंगिरा देवी वो है जिन्होंने पांडव कालीन वो मंदिर स्थापन हुआ था और माँ प्रकट हुई थी। तिरुपति में प्रसाद को लेकर के एक बहुत बड़ा क्योस हुआ था, तो उसको लेकर के क्या कुछ करने की जरूरत है? आज आप जब जगन्नाथपुरी जाते हैं, जगन्नाथपुरी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज वहाँ पे प्रसाद है। वहाँ पे हाइजीन सैनिटाइजेशन का स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, बट उनका खुद का डिसिप्लिन है। साउथ में जो मंदिर हैं वो इतने ज़्यादा ग्लोरीफाइड नहीं हैं, मगर उस लेवल पे ग्लोरीफाइड नहीं है जिस तरह से नॉर्थ के हमारे मंदिर हैं ग्लोरीफाइड। क्या रीज़न है? नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्मृति रस्तोगी। हमेशा की तरह हमारे इस शो पे आज एक बहुत ही खास मेहमान है और आज का जो सब्जेक्ट है हमारे डिस्कशन का वो भी बहुत अलग है। हम स्पिरिचुअलिटी पे बात कर चुके हैं, हम रिलीजन्स पे बात कर चुके हैं, हम मंदिरों पे बात कर चुके हैं, लेकिन इस बार जो कॉन्वर्सेशन होगा मंदिरों को लेकर के वो एक अलग पर्सपेक्टिव के साथ हम लेकर के आए हैं और उम्मीद है कि ये जो कॉन्वर्सेशन है, ये जो बातें हैं, जो चर्चा है, आप सभी को कुछ नई दिशा दे पाएगी, कुछ नया ज्ञान दे पाएगी। हमारे साथ इस वक्त हैं गिरीश वासुदेव कुलकर्णी, ये फाउंडर हैं टेम्पल कनेक्ट और इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन एंड एक्सपो। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। गिरीश जी, हालांकि बहुत सारे सवाल हमेशा, क्योंकि जिज्ञासा होना बहुत ज़रूरी है जब आप कोई भी कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं या कोई भी पर्सपेक्टिव सामने लेकर के आना चाहते हैं, तो देखिए सवाल बहुत होते हैं, जिज्ञासा बहुत होती है। और मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानती हूँ, बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि मेरे सामने जो भी लोग बैठते हैं वो बहुत ही सहजता के साथ, बहुत ही कामनेस के साथ मेरे सभी सवालों का जवाब देते हैं। आज का सब्जेक्ट, जैसे मैंने बोला, बहुत ही अलग है। टेम्पल कनेक्ट और इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन एंड एक्सपो
इनके बारे में मैं बात करती हूँ, लेकिन उससे पहले क्योंकि टेम्पल्स पे आपने, मंदिरों पे बहुत काम किया है और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लगभग 30-31 सालों से आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। जो मैं पिछले 31 साल से मीडिया से जुड़ा मीडिया हूँ से जुड़े और हुए हैं। 21 साल से मंदिरों के साथ जुड़ा हूँ। 21 सालों से जी। मंदिरों के साथ जुड़े हुए हैं। तो मंदिरों को बहुत करीब से देखा होगा, क्योंकि क्या होता है ना कि आप इतना विजिट करके, इतना सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ करके, समझ करके, विजिट करके, काम करके बहुत कुछ अर्जित कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा सवाल है कि इतना क्लोजली मंदिरों को देखने के बाद आप एक मंदिर की नीड और रोल को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपसे इस माध्यम से कहना चाहूँगा कि मंदिर जितना बाहर है उतना ही अंदर है। बड़े विषय होते हैं कि मंदिरों में जिस प्रकार से भगवान का दर्शन हम लेना चाहते हैं, देव देवी स्थानों पे, तो एक कहावत है कि जिसमें आत्मा जो है, आत्मा परमेश्वर है और ये जो देह है, ये देह मंदिर है। बट व्हेन यू गो टू प्लेसेस, जब लोग मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ पे हर एक व्यक्ति की मंदिर के तरफ देखने की जो दृष्टिकोण है उनका, वो अलग है। हर एक जन अपने स्वार्थ से मंदिरों को देखता है। हर एक जन का स्वार्थ गलत ही होता है, ऐसा नहीं है। तो जब हम मंदिरों की बात करते हैं तो मंदिरों में जो आप अपने माँ की तरफ देखते हैं, तो हर बच्चा अपने माँ की तरफ जब देखता है तो उसका सेंटिमेंट अलग होता है, बट उसका जो अलाइनमेंट है वो सेम होता है। द रिस्पेक्ट इज द सेम, द वांट इज द सेम। तो उसी प्रकार से जब हम मंदिरों की बात करते हैं तो हमारा स्वार्थ उन मंदिरों के बारे में हर एक जन का अलग है, बट उसके पीछे जो अलाइनमेंट है वो सुदंड है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट मंदिर व्यवस्थापन, आयोजन, ये सारे जो विषय हैं, भारतवर्ष में 32 लाख मंदिर हैं। 32 लाख मंदिरों में से 6,500 मंदिर हैं जो बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। और ये मंदिर वो हैं जिनके पास डोनेशंस बड़े पैमाने में आते हैं, लोग बहुत बड़े नंबर्स में जाते हैं। दिन के 10,000 से लेकर दिन के 5 लाख लोग इस मंदिरों में जाते हैं। पर इन सारी जगहों पे जब आप जाते हो तो हर एक जन का वांट एंड रिक्वायरमेंट जो है वो अलग है। क्यों जाते हो आप मंदिर? अगर ये सवाल आप लोगों से पूछे तो ये लोग आपको बताएंगे कि सेल्फी लेने से लेके एक मेरे माता पिता जा रहे हैं इसलिए मैं जा रहा हूँ से लेके वहाँ कुछ अलग है वो देखने को मिलेगा तक सारे जन अलग अलग आपको उत्तर देंगे। मैं वहाँ पे कोई एनर्जी या फ्रीक्वेंसी या वहाँ का जो ऑरा है उसे प्राप्त करने जा रहा हूँ, ऐसे बहुत कम लोग उत्तर देंगे आपको। तो मंदिरों की जब हम बात करते हैं तो ये हर एक जन का अपना अपना डेफिनेशन है, अपनी अपनी समझ है, और हर मंदिर अलग चीज़ आपको ऑफर करता है। आप ढूंढ क्या रहे हो ये हम अपने आप से पूछें तो उसका एक सारांश अलग पद्धति से हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा, तभी ना पहले के ज़माने में जब लोग जैसे चार धाम यात्रा करके आते थे या कोई मंदिर से हो करके आते थे तो उनके ना पैर स्पर्श करके, चरण स्पर्श किया जाता था कि जो एनर्जी वो अर्जित करके आए हैं एक मंदिर से या एक ऐसे पवित्र स्थान से, तो वो एनर्जी का ट्रांसफ़र, ऊर्जा का ट्रांसफ़र वो हो जाए और दूसरों में भी हो। अच्छा, आपने टेम्पल कनेक्ट और इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन और एक्सपो, मैं ये समझना चाहूँगी क्या है ये? सन 2001-2002 के आसपास जब हर एक जन ने अपने अपने हिसाब से ऑनलाइन मीडिया को अपने जीवन में जगह दी, हर एक जन ने अपने प्रकार से विषयों को कंपाइल करके लोगों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग विषय कंपाइल करना शुरू किया। किसी ने बॉलीवुड को कंपाइल किया, किसी ने क्रिकेट रिलेटेड मैटर्स है, न्यूज़ रिलेटेड मैटर्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं बचपन से बहुत सारे मंदिरों में जा चुका था और मंदिरों के बारे में ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन गैदर करके लोगों तक पहुंचाने का एक कोशिश थी। तो वो करने के लिए हमने टेम्पल कनेक्ट नाम की संस्था चालू की, तो डॉक्यूमेंट, डिजिटाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट। ये जो पूरा इन्फॉर्मेशन है मंदिरों का, मंदिर के आजू बाजू में जो क्षेत्र हैं वहाँ का जो पूरा इकोनॉमी है, और उन सारी चीज़ों को लेके एक जब कॉमन मैन वहाँ जाता है तो क्या क्या चीज़ें वो वहाँ से प्राप्त कर सकता है और उस लोकल टेम्पल टाउन को कैसे बेनिफिट हो सकता है, ये सारी चीज़ें गैदर करने का काम और उसे ऑनलाइन डालने का काम हमने शुरू किया। पिछले 21 साल में हम 11,106 मंदिर जो हिंदुइज्म, जैनिज्म, सिखिज्म और बुद्धिज्म के अंडर आते हैं, इसका इंफॉर्मेशन गैदर करके हमने इसे डॉक्यूमेंट करके डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो अलग अलग मीडियाज़ है, वेब मीडिया से लेके सोशल मीडिया तक टू इंडिविजुअल कम्युनिकेशन तक, उसे कंपाइल करके प्रस्तुत किया।
हम देखते हैं कि भारतवर्ष में बहुत सारे एक्सपोज होते हैं, इवेंट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं जहाँ पे लोग मिलते हैं, एक दूसरे से विषय पे चर्चा या चर्चा सत्र होता है, वार्तालाप होती है, बहुत सारे नॉलेज सेशंस होते हैं और फिर उस चीज़ को लेके वो अपने अपने स्थान या अपने अपने शहर में जाके उसका योग्य उपयोग करते हैं। टेम्पल इकोनॉमी इज ये जो विषय है ये दुनिया का सबसे पुराना विषय है ऐसा हम समझते हैं, बिकॉज मंदिर क्या था, तो मंदिर वो स्थान था जहाँ पे एजुकेशन से लेके बैंकिंग से लेके ये जो पंचायत होती है वहाँ पे जो वाद विवाद अगर वो विलेज में हो रहा है तो ये सारी चीज़ों को करेक्ट करने का जो स्थान था वो मंदिर था। इन सारी जगहों को किस प्रकार से एकत्रित पद्धति से लाया जाए, नए टेक्नोलॉजीज नए इंसाइट्स लोगों तक प्रस्तुत किए जाए और आखिर में जो उस मंदिर में जो श्रद्धालु जा रहा है उसे इस सारे व्यवस्था का कैसा उपयोग हो, इसके लिए हमने इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन एंड एक्सपो का आयोजन किया। आयोजन करके अलग अलग विषय तज्ञों को वहाँ पे न्योता दिया आगे बात करने के लिए। अपने अपने मंदिरों को कहा कि आप जो अलग अलग काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट हो, सैनिटेशन हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, ये सारी चीज़ों को किस प्रकार से लोगों तक पहुँचाया जा सके और बड़े मंदिरों से सीख के कैसे छोटे मंदिर ये अपने गाँव में या अपने स्थानों पे इसे इन्वॉल्व कर सके, इसका एक प्रयास हमने इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन एंड एक्सपो के माध्यम से किया। काफ़ी ऐसे मंदिर भी हैं गिरीश जी जो कि बिल्कुल डेजर्टेड हैं, कोई उनमें प्रतिमा है, गर्भगृह है, सब कुछ है, लेकिन कोई है ही नहीं दिया जलाने के लिए, कोई है ही नहीं पूजा पाठ करने के लिए, कोई यूं ही किसी कहीं चलते फिरते अच्छा ये भी तो एक मंदिर है, देखा घूमा चले गए, किसी में श्रद्धा हुई तो दिया जलाया या पूजा अर्चना करी। तो ऐसे टेम्पल्स को जो दूर दराज के इलाकों में हैं, जो अनअटेंडेड टेम्पल्स हैं, जो जी। उनको कैसे आप एड्रेस कर रहे हैं? मैं आपके इस माध्यम से लोगों तक एक बहुत इम्पोर्टेंट इनपुट शेयर करना चाहता हूँ। आप और हम हर एक जन कोशिश करता है कि घर से निकले और हम केदारनाथ जी जाएं या प्रभु श्री राम जी की नगरी में अयोध्या जी जाके दर्शन करें, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट हमारे घर के बाजू में एक मंदिर होता है जो शायद पेड़ के नीचे होता है या एक पुराना मंदिर होता है, बट हम उस मंदिर में कितने बार जाते हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमने एक टेम्पल नेक्स्ट डोर नाम का एक इनिशिएटिव हम अभी इस कन्वेंशन में लॉन्च कर रहे हैं, जहाँ पे घर के आजू बाजू में अगल बगल में अगर मंदिर है तो क्या हम हफ्ते में एक दिन वहाँ पे जाके साफ सफाई कर सकते हैं, क्या हम एक दिन जाके वहाँ पे कुछ ऐसे सिस्टम सेट कर सकते हैं कि उसका अगर कोई माँ बाप नहीं है, उसे संभालने वाले लोग नहीं है, तो उसे किस प्रकार से स्टैंडर्डाइज किया जाए। बड़े पुराने मंदिर जो गांव देहात में हैं, स्थानों पे हैं जहाँ पे लोग पहुँचते भी नहीं हैं, तो मैं एक प्रकार से बड़े बड़े मंदिर स्थापन करने वाले जो बड़े बड़ी संस्थाएं हैं, मैं उनसे विनती करता हूं कि जब आप बड़े बड़े शहरों में मंदिर स्थापन करते हैं या आपका ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड मंदिर है और आपके पास डोनेशंस आते हैं, तो क्या आप आपके वार्षिक श्रृंखला में कोई ऐसे 100-50 मंदिर अडॉप्ट कर सकते हैं या कर रहे हो जिसके चलते वहाँ पे पूजा हो, वहाँ पे उस वास्तु में उस भगवान की मूर्ति वहाँ पे है, वहाँ पे साधना हो, लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे और उसी के साथ में वहाँ पे जो क्लीनलीनेस, हाइजीन और जो मेंटेनेंस का जो एस्पेक्ट है वो भी इन्वॉल्व किया जाए। तो ये सारी कोशिशें हैं, हम टेम्पल कनेक्ट के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो इसमें भाग लें। आज के समय में सोशल मीडिया को मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ कि हालांकि लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया है जिसके चलते न्यूसेंस या नेगेटिविटी क्रिएट होती है, बट सोशल मीडिया भी वही है कि आज के तारीख में 18 साल से 33 साल का युवक ज़्यादा से ज़्यादा डेटा टेम्पल और टेम्पल रिलेटेड कंटेंट पे वो आज गूगल कर रहे हैं, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उसी माध्यम से यही वो लोग हैं जो जिनमें एक बहुत बड़ी जिज्ञासा है समझने की कि क्या हो सकता है मंदिरों के साथ में, और यही लोगों से आह्वान है कि वो आगे आएँ। हमारे घर के आसपास जितने मंदिर हैं, जो स्थान है, हम जैसे सोचते हैं ना कि रेस्टोरेंट, अगर नया रेस्टोरेंट शहर में खुला है तो हम पूछते हैं कि आप वहाँ जाके आए, कि आपने वहाँ पे ये डिश खाई, या ऐसे विषय होता है। कितने बार होता है कि हम एक दूसरे को पूछते हैं कि फेमस मंदिरों के अलावा इस महीने में आपने कौन से 4 मंदिर विजिट किए जो शायद किसी को पता नहीं है, और आप वो एक विषय का एक आउटलाइन देते हैं कि आपके माध्यम से ज़्यादा लोग ये चीज़ को समझे। तो ये कोशिश है, ये कोशिश
मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचे और लोग इसे समझे कि नए 100 मंदिर टेम्पल कनेक्ट को वो कम्युनिकेट करें और हम कोशिश करें कि उसे वापस प्रोग्रेसिव बनाने का आप ही लोगों के माध्यम से। गिरीश जी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेम्पल्स पर भी आप काम कर रहे हैं, एक अलग प्रोजेक्ट भी आपका चल रहा है, लेकिन ये जो गैप है, एक बहुत बड़ा गैप है, ये मुझे लगता है आपके लिए कितना बड़ा न जाने ये चैलेंज होगा। एक एंशिएंट जो प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंशिएंट से, और उसको एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना या मॉडर्नाइजेशन के साथ जोड़ना पूरे टेम्पल मैनेजमेंट को। अब मैं आगे भी आपसे कुछ सवाल करूंगी, लेकिन ये किस तरीके से, कितना चैलेंजिंग है और किस तरीके से आप इसको एड्रेस करेंगे? क्योंकि लोगों के अंदर कुछ इनबिल्ट एक एंशिएंट ट्रेडिशंस होते हैं जिनसे वो बहुत ज़्यादा डगमगाना नहीं चाहते हैं कि अच्छा ठीक है, हमको इसी तरीके से पूजा अर्चना करना है या यही सही तरीका है। एक और लोगों के बीच में एक धारणा होती है कि हम क्यों शॉर्टकट लेकर के जाएं, अगर आपने पूजा करनी ही है, आपको पूजा करनी ही है, तो आप जो तय तरीका है कि आप उस तय तरीके से अप्रोच करके वैसे पूजा करें, चीज़ें जो एक अनादिकाल से चली आ रही हैं, एक भरोसा उसके हिसाब से चलें। तो ये कितना चैलेंजिंग है, उसके लिए आप क्या करें मॉडर्नाइजेशन और कटिंग एज टेक्नोलॉजी को इस तरह से जोड़ने में? मैं आपके दर्शकों को इस माध्यम से 2 रेफरेंसेस देना चाहूँगा। जब आप मंदिरों को देखते हैं तो मंदिरों में 2 भाग होते हैं। एक होता है धार्मिक, धर्म, कर्मकांड, पूजा, अनुष्ठान, संकल्प, ये एक विषय होता है। दूसरा होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन, ऑपरेशंस, मेंटेनेंस और मैनेजमेंट ऑफ टेम्पल्स है। हम इस स्पेस में काम करते हैं। मंदिरों में जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज हैं उसे इनकॉर्पोरेट करने का एक प्रयास कर रहे हैं। जब मैं पैदा हुआ था तो व्हाट्सएप नाम का कोई एक डिवाइस नहीं था या एक सोल्यूशन प्रोवाइडर नहीं था। जब मेरी बेटी पैदा हुई तो व्हाट्सएप था। अब एक मंदिर 4, 5, 7, 10 जनरेशन से कोई फैमिली चला रही है या कोई संस्था चला रही है। आज से 3 जनरेशन पहले जो टेक्नोलॉजी, तब के जो पीठाधीश थे या तब के जो गुरु थे, उनको जो पता थी वही पद्धति से कार्यक्रम चलते आ रहा है और उनके बेटे उसी प्रकार से चलाते हुए आए। अब हुआ ये है कि आज जो उस घर का पोता है वो आज व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं, वो आज एआई की बात कर रहे हैं, वो आज सीसीटीवी सर्वेलेंस की बात कर रहे हैं, वो एआई इंटेल सर्वेलेंस की बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें नया जनरेशन जो सीख रहा है उसे एग्जिस्टिंग टेम्पल इकोनॉमी में इनकॉर्पोरेट करने की बात हो रही है। सिस्टम्स चेंज करने की बात नहीं हो रही है। जो प्रथा है, जिस प्रकार से देव पूजन, देव विधि, सारे जो रिलीजियस एक्टिविटीज हैं वो तो योग्य रीत्या वैसे ही चलें और वैसे ही चलते रहेंगे। सिस्टम्स इनकॉर्पोरेट कैसे कर सकते हैं? आज तिरुपति जैसे जगह आप जब जाते हैं तो नीचे ही आपको पता है कि जितना इंडिविजुअल काउंट लिया गया है, तो ऊपर मैनेजमेंट को पता है कि इस समय इस स्थान पे, परिसर में कितने लोग हैं। उसके चलते क्राउड मैनेजमेंट प्लान हो सकता है। उसके चलते अगर होल्ड करना है किसी को कि ऊपर क्राउड बढ़ गया है तो क्यों, किस तरीके से होल्ड करें, किस प्रकार से प्रसाद क्रिएट किया जाए, किस प्रकार से अन्नदान किया जाए, किस प्रकार से वहां पे लोगों की खाने पीने की से लेके रहने की सारी चीजें अनाउंस की। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लोग टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको अलग प्रकार से यूटिलाइज कर रहे हैं। इसमें अंदर के जो पुजारी हैं या अंदर के जो प्रथाएं हैं उसमें कहीं हाथ नहीं लग रहा है। अब ये न्यू एज टेक्नोलॉजी, जैसे आज हम सोचते थे कि पेट्रोल इज एवरीथिंग, आज की तारीख में सारे ईवीज के व्हीकल्स आ रहे हैं। करेक्ट। मंदिर परिसर में बहुत जमीनें हैं, जगहें हैं जहाँ पे पार्किंग फैसिलिटीज ऑलरेडी क्रिएटेड है या क्रिएट हो रही हैं। क्या वहाँ पे ईवी चार्जिंग स्टेशंस लगने चाहिए? क्या वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है अलग प्रकार से कि ज़्यादा ईवी स्टेशंस आएंगे तो ज़्यादा कार्बन जो उसका जो क्रेडिट इशू है, इमिशन है, उस रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। तो ये जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज है और सॉल्यूशंस हैं, ये टेम्पल्स के साथ जुड़े। अच्छा, ये पूरा होलिस्टिक अप्रोच है आपकी कि ऑनलाइन टिकट्स मिलने से ले करके ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो ईज़ है चार्जिंग को लेकर के, वहाँ से लेकर के फिर क्राउड मैनेजमेंट से लेकर के, क्राउड मैनेजमेंट इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है मंदिरों में। क्योंकि देखिए, चाहे मैं केदारनाथ की बात करूँ, खासकर वो जो पॉपुलर जो स्पॉट्स हैं, स्पिरिचुअल स्पॉट्स हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया। चाहे वृंदावन मथुरा की बात करें, चाहे केदारनाथ की बात करें या तिरुपति बालाजी की बात करें, ये
पॉपुलर स्पिरिचुअल एरियाज़ में, ये जो स्पॉट्स में बहुत ज़्यादा क्राउड उमड़ रहा है। अब वो जो आपने बात बोली कि किस पर्सपेक्टिव से जाते हैं, सेल्फी लेने के लिए जाते हैं सोशल मीडिया पे ये बताने के लिए, वो तो खैर एक अलग पर्सपेक्टिव, लेकिन बात ये है कि क्राउड बहुत आ रहा है। अभी महाकुंभ में भी बहुत ज़्यादा क्राउड इमर्ज होकर के आया है, जिससे स्टैम्पीड टाइप की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा इमर्ज होती है। लोगों की सिक्योरिटी, सेफ्टी, महिलाओं की सेफ्टी को लेकर के, बच्चों की सेफ्टी को लेकर के बहुत बड़ा एक चैलेंज है। उसको एड्रेस करने के लिए आपका क्या अप्रोच है? सबसे मुख्य विषय ऐसा है कि अब जिस प्रकार से क्राउड मैनेजमेंट है, तो वर्ड कॉल्ड एज डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन के चलते प्रशासन ने और आयोजकों ने बहुत सारी सिस्टम्स इनकॉर्पोरेट किए हैं, जहाँ पे एक पद्धति से वो सारी चीज़ें चले। आज अगर हम लोग कोई भी मंदिरों की बात करें, अगर डिसिप्लिन से चैनल्ड पद्धति से अगर उसे फॉलो किया जाए, तो उसको अलग प्रकार से दिक्कत ही नहीं आएगी। आज अगर हम कुंभ मेले की बात कर सकते हैं, आज हम लोग बात कर सकते हैं कि जहाँ पे अब खाटू श्याम जी की बात करें, खाटू श्याम जी मंदिर में जिस ऑर्गेनाइज्ड पद्धति से दर्शन इतने बड़े पैमाने में होता है, कैसे होता है? क्योंकि उनका जो मैनेजमेंट है, उन्होंने उतने अटमोस्ट पद्धति से, उतने डिटेल में वो पूरा मूवमेंट किस प्रकार से हो रहा है, उन्होंने उसको एक प्रकार से ऑब्जर्व करके उसके ऊपर पूरा स्टैंडर्डाइजेशन करके उन्होंने सिस्टमेटाइज किया। दर्शन में आप कभी ये नहीं सोचेंगे कि खाटू श्याम जी का दर्शन है और मेरा अच्छे से दर्शन नहीं हुआ या इतने समय रुकना पड़ा। इवन उसमें जो व्यवस्था है कि उस मार्ग में पानी से लेके अलग अलग चीजें हैं जिस प्रकार से दी जाती है, क्योंकि वहां पे जमीन है, उनके पास जगह है ये सारी चीजें करने के लिए। सिद्धिविनायक मंदिर, प्रभादेवी मुंबई, रास्ते पे वो मंदिर है, तो वहां पे आप दर्शन करने के लिए किस प्रकार से चैनलाइज करोगे? तो हर एक मंदिर का जो स्पेस है, उनके अपने अपने लिमिटेशंस हैं। इम्प्रोवाइज करने के लिए बेटर मैनेजमेंट, बेटर अंडरस्टैंडिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, अलग अलग जो डिवाइसेस हैं जिसके चलते प्लानिंग की जा सकती है। पार्किंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के तारीख में, कि वो जो एक कल्चर है ना कि तू नहीं जानता मैं कौन हूँ वाला स्टोरी, की गाड़ी लगा के चले जाते हैं, फिर वो उसके चलते और 10 जन को वहाँ पे दिक्कत हो, उसको स्टैंडर्डाइज कैसे किया जाए। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सिटी में आने वाले ट्रेन्स कितने हैं, बसेस कितने हैं, आने वाला ऑन एन एवरेज फुल कैपेसिटी में अगर लोग इतने आते हैं तो कितने नंबर्स आ रहे हैं, और क्या मेरा मंदिर शहर उतने नंबर्स को केटर करने के लिए पानी से लेके खाने तक प्लानिंग करता है? तो प्रशासन अकेला कुछ नहीं कर सकता, लोगों को भी सोचना है। मीडिया, सोशल मीडिया आज के तारीख में एक बहुत प्रोवोकेटिव कम्युनिकेशन हो चुका है, तो कॉमन सेंस का यूटिलाइजेशन इस सारी चीज़ों में है कि अगर क्षमता इतनी है और उसके 5 गुना लोग वहाँ पहुँचेंगे तो सर्वाइव कैसे करेंगे? तो ये सारी चीज़ों को प्लान करके टेम्पल मैनेजमेंट के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आई थिंक आने वाले समय में इम्प्रोवाइजेशन का बहुत स्कोप है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वी आर परफेक्ट एंड बेस्ट चीज़ें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो रही हैं। तो बड़े बड़े संस्थाएं हैं, वहाँ से उनसे सीख के हमको ये विषय लोगों तक लाना है, एंड वर्क इन प्रोग्रेस मोड है, मैं इतना ही बोल सकूँगा इस पर। अभी पिछले साल मैंने सोचा गिरीश जी कि मैं मैंने बात आपके साथ शेयर भी करी थी, मैंने सोचा मैं अपने परिवार के साथ होकर के आती हूँ काशी विश्वनाथ बाबा मंदिर। तो मैंने कहा जैसे और लोग जा रहे हैं वैसे ही जाते हैं, क्यों हमको अलग से, अभी मैं उस पर भी आऊँगी, VIP कल्चर पे भी मैं आऊँगी। तो मैंने सोचा क्यों मैं इस तरीके से कुछ एक एक्स्ट्रा कुछ अवेल करूं, जैसा सब दर्शन कर रहे हैं वैसे ही दर्शन करे जाएं। हम सुबह 3 बजे पहुंच गए उस क्यू में लगने के लिए, लेकिन वो क्यू इतनी लंबी थी कि वहां तक पहुंचते पहुंचते मुझे 8 बज गए। मुझे 8 बज गए, तब भी इतना धक्का मुक्की, इतना, और कहीं पे कोई सुनवाई नहीं है। और भारत में अनफॉर्चुनेटली धर्म के नाम पे कुछ भी आप बेच सकते हैं। करेक्ट, कुछ भी आप बेच सकते हैं और लोग खरीद भी लेंगे, क्योंकि धर्म के नाम पे आप बेच रहे हैं। वहाँ पे जो पंडित हैं जिन्होंने पूजा कराई, जो हमारा रुद्राभिषेक करवाया, उन्होंने भी जो मन चाहे पैसे सबने अपने बोल दिए, कोई स्टैंडर्डाइज फीस नहीं है उसमें। और यकीन मानिए दर्शन भी नहीं हुए, कपाट बंद हो चुके थे तब तक, दर्शन भी नहीं। इतनी दूर इंसान अगर एक समय निकाल के, क्योंकि आज की डेट में मैं कहूँगी समय
थोड़ा ज़्यादा कीमती होता है, खासकर वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। आप समय निकाल करके वहाँ गए ना, आपको दर्शन हुए, कपाट बंद हो चुके हैं, दूर से आपने देख लिया, अच्छा हाँ, क्योंकि ये मान्यता है ना कि अगर आपने कलश देख लिया आपके दर्शन हो गए, तो वही मन में धारणा लेकर के हम वापस आ गए। सच बताऊं तो मेरा वो एक्सपीरियंस वो बहुत अच्छा नहीं रहा। हालांकि बहुत कुछ किया गया उसको अपग्रेडेशन के लिए, परिसर बहुत खूबसूरत बना दिया, बहुत सुंदर बना दिया गया, लेकिन मैं श्रद्धालु की तरह जो गई और अपने माता पिता को लेकर के गई, अपने परिवार को लेकर के गई, तो मैं सैटिस्फाइड नहीं आई जी। इस तरीके की सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए। वहीं पर अगर मैं एक वीआईपी कोटे के थ्रू ऐसे वीआईपी चली जाती तो मुझे पता है मेरा दर्शन सुबह ही सुबह हो जाते, ब्रह्म मुहूर्त में मेरे दर्शन हो जाते शिवलिंग के, और मैं पूजा अर्चना करके आराम से वहाँ फोटो खिंचवा करके आ जाती। इसको, ये जो डिवीजन है ना, इसको कैसे आप एड्रेस करेंगे? सी, दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले हमें ये सोचना है कि डिवोटी एक्सपीरियंस नाम का एक विषय मैं पुश करता हूँ कि डिवोटी एक्सपीरियंस के स्पेस में स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। जब आप एक मंदिर जाते हैं, एक कॉमन मैन है, मैं हूँ, आप हैं, एक सब्जी बेचने वाला है, कहीं से भी आया हुआ, बिल्कुल, हम सारे लोग जो हैं उनका उस भगवान के साथ है ना वही नाता है। देयर इज नो वीआईपी एंड नॉन वीआईपी एस्पेक्ट, बिकॉज भगवान सबको एक ही तरीके से देखते हैं और हम भी उनको एक ही तरीके से उतना ही आस्था और उतने ही प्रेम से उनको देखते हैं। अब स्टैंडर्डाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू में से, क्यू मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में से, मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में से, नॉलेज एंड एजुकेशन ऑफ टेम्पल मैनेजर्स एंड ऑपरेटर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी आपने ये सवाल पूछा है कि जो आज व्यवस्था या व्यवस्थापन, जो मंदिर व्यवस्थापन चलाते हैं, उनका प्री बैकग्राउंड या उनका आउटलाइन टेम्पल मैनेजमेंट लर्निंग्स के ऊपर क्या है? आज हम IAS, IPS, IRS ऑफिसर्स जानते हैं, हम अलग अलग अधिकारी हैं जो गवर्नमेंट बोर्ड से पास आउट होते हैं, तो उनको सिखाया जाता है कि हाउ एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज आर ऑपरेटेड। टेम्पल मैनेजमेंट के बारे में कौन कितने अधिकारी हैं जो ये सिस्टम्स सीख के आए हैं। सो राम भरोसे कार्यक्रम एक समय तक ठीक चलता है, आगे चल के मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये मंदिरों में राम भरोसे होता है, ये सारी चीज़ें हैं, अपना एक्सपीरियंस है, अपने पूर्वजों का एक्सपीरियंस है, उनके अथॉरिटीज़ का एक्सपीरियंस है, बट सिस्टमेटाइजेशन एंड एडेप्टेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग नाम का जो विषय है, ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि लोग जब आयोजन अच्छी तरीके से करते हैं, बट हम लोग जो डिवोटीज हैं, अगर हम उस पुजारी को या पांडा को एक्स्ट्रा पैसा दे के हम वहाँ पे प्रायोरिटी में अंदर जाना चाहते हैं और वो उनका जुगाड़ चला के अंदर हमें ले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी एथिकली कहीं गलत हैं। हर एक जन आपके स्वरूप में नहीं है कि इतने इंपॉर्टेंट पोजीशन एंड बैकग्राउंड से होके भी आप वहाँ पे जाके लाइन में लगे। आपने एक कॉमन मैन के तरीके से, वो आपने कहा थोड़ी देर पहले कि किस प्रकार से सिंप्लिसिटी में आपने जाके वहाँ पे दर्शन करने का एक प्रयास किया, बट हर एक जन आपके ऐसा नहीं सोचता। हर एक जन अपने समय का स्वार्थ रख के ही काम करता है। मंदिर आयोजन समिति जो है वो बड़े पैमाने में ये सारी चीज़ों को आयोजित करने का प्रयास करती हैं। वर्क इन प्रोग्रेस मोड है। उनका जो लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस था महाशिवरात्रि का, उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस साल ना आए, उसका वो प्रयास करते हैं। हर साल वो इम्प्रोवाइज होते जाता है। पर जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी और स्मार्ट टेम्पल मिशन के चलते जो नए नए टूल्स इस तरीके में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको, उन सारी चीज़ों को वहाँ पे इनकॉर्पोरेट करके लोगों का फायदा हो सकता है। डिसिप्लिन इनकॉर्पोरेट होना चाहिए सबके एंड पे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल कि कोई चीज़ें हैं जो आपके और मेरे कंट्रोल में नहीं है, जिसे हम डेस्टिनी कहते हैं। तो कार्मिक रीत्या वहाँ पे लोग पहुँचते हैं, अपने अपने हिसाब से, अपने क्षमता से वहाँ पे व्यवहार करते हैं और दर्शन पाके निकल जाते हैं। तो उसमें जो बाकी के जो दर्शन नहीं पाते हैं, दे आर द वंस हु सफर। तो कन्वीनियंस फॉर जो लोकल क्राउड है या कॉमन मैन है, उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है बहुत हाई टाइम है मैं आपसे यही कहूँगी कि जो वीआईपी कल्चर का जो रहता है कि मंदिर में भी होता है कि अच्छा कोई फिल्म स्टार आ गया या कोई बड़ा पॉलिटिशियन आ गया, तो उनके लिए स्पेशल पूरे क्राउड को रोक करके उनका दर्शन आसानी से मिल जाना, ये जो प्रोसेस है, या कोई बड़ा क्रिकेटर आ गया तो उसको फ्रंट में बिठा करके आरती कराना या दर्शन कराना, इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। 100% ज़रूरी है। और आने वाले समय में जो कन्वेंशन में हम लोग जो एक विषय ले रहे हैं,
कॉमन मैन्स मनी फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉमन मैन। क्योंकि वो कॉमन मैन भी अपनी जेब से उतना ही पैसा खर्च करके उतनी ही श्रद्धा के साथ उस परिसर में आता है जितना एक कोई वीआईपी कोई डिग्निटरी आ रहा है या वीआईपी कोई गेस्ट आ रहा है या सेलिब्रिटी आ रहा है, वो भी उतना ही पैसा लगाता है, उसकी भी उतनी ही श्रद्धा है और भगवान उसके उतने ही हैं। अगर आप उस चीज में बिलीव भगवान करते आपको हैं, पैसे से नहीं तोल रहा है ना, भगवान आपको श्रद्धा से तोल रहा है, पर श्रद्धा से तोल के भी उनको वो उस प्रकार से जो एक रिकॉल आना चाहिए वो लोग नहीं दे पा रहे। तो हम लोग डिवोटी एक्सपीरियंस एंड कॉमन मैन्स मनी फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉमन मैन, ये दो चीजों पे बहुत काम कर रहे हैं, जिसमें हर डिवोटी का एक्सपीरियंस स्टैंडर्डाइज कैसे किया जाए, उसका एक एसओपी किस तरीके से किया जाए, और उसी तरीके से जो आज डोनेशंस होते हैं एक बड़े पैमाने में, आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि किस प्रकार से उस पैसे का उसी कॉमन मैन के बेनिफिट के लिए उपयोग किया जा सकता है या किया जा रहा है, उसको कैसे इम्प्रोवाइज किया जाए। ब्रिज बनाने के लिए नहीं, बट एक्चुअली उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, मेडिकल के बिल्स बनाने के लिए, या इंफ्रास्ट्रक्चर गलत नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड्स गलत नहीं है, बट एक्चुअली वो पैसा क्यों और किस प्रकार से चैनलाइज किया जाए। मैं इस्कॉन का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपको शेयर करूंगा कि इस्कॉन की वो भगवद गीता पुस्तक दान करके बेच के मल्टीप्लाई करके उन्होंने 800 से 900 मंदिर बना लिए। मुझे और दूसरा कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन बता दीजिए जो मंदिरों की विद्या या मंदिरों के रिलेटेड या धर्म की विद्या आप तक पहुंचा के बड़े बड़े मंदिर बांध रही है, नहीं कर रही है। पर बाकी के लोगों के पास पैसा नहीं है पुस्तक बांटने के लिए, है क्या बाकी के मंदिरों के पास ये सारी चीज़ों करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए क्षमता नहीं है, बट इंटेंट कहीं ना कहीं कम है। तो वो आई थिंक आने वाले समय में चैनलाइज करना इम्पोर्टेंट है, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसी प्रकार से चैनलाइज करके लोगों तक ले जाए। टेम्पल और पिलग्रिमेज टूरिज्म ये एक बहुत बड़ा एक सेक्टर है। महाकुंभ में इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग एक इतना बड़ा मैं कहूँगी एक फेस्टिविटी है जिसमें हम ये एग्जाम्पल देख रहे हैं कि करोड़ों की इकोनॉमी डेवलप होना और लोकल एरिया का डेवलप होना। तो ये जो पूरा टेम्पल डिपेंडेंट इकोनॉमी है उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके बढ़ावे के लिए ये टूरिज़्म और पिलग्रिमेज, ये जो टूरिस्ट और पिलग्रिमेज या टेम्पल टूरिज़्म है या पिलग्रिमेज टूरिज़्म है, वो कितना अहम रोल निभाता है। और ये जो एक बेरोज़गारी को लेकर के या लोकल एरिया के डेवलपमेंट को लेकर के आसपास जो छोटे छोटे मंदिरों की भी आपने बात करी, क्या वो भी इससे इम्पैक्ट हो सकता है आने वाले समय में? मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ क्विकली। आपको पता है भारतवर्ष में वो जो ईवी ऑटो रिक्शाज हैं, आपको मालूम है भारतवर्ष में कितने ईवी ऑटो रिक्शाज हैं? तो 9.5 लाख ईवी ऑटो रिक्शाज हैं भारतवर्ष में, जो टमटम या रिक्शाज होते हैं। ये 9.5 लाख ऑटो रिक्शाज में केवल उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख के आसपास ये ईवी ऑटो रिक्शा है। अयोध्या जी में जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठापना हुई और ये जब पूरा कार्यक्रम हुआ वहाँ पे, तो ऑन एन एवरेज एक ईवी ऑटो रिक्शा वाला बंदा 1,500 से 3,000 रुपए पर डे उन्होंने वहाँ पे कमाए। ये इकोनॉमी क्यों बूस्ट हुई? क्योंकि वहाँ पे टूरिज्म और पिलग्रिमेज दोनों के माध्यम से लोग वहाँ पहुँचे। टेम्पल टूरिज्म वर्सेस पिलग्रिमेज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम जब व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, जब बड़े हो रहे थे, तो दादाजी नानाजी सब लोग काशी यात्रा चले जाते थे। काशी यात्रा कब जाते थे? जब उनके फैग एंड ऑफ देयर लाइफ होता था या लास्ट पड़ाव, जो अभी आगे चल के वो मोक्ष पाने जा रहे हैं। अब काशी यात्रा कल आपके मन में आ जाए तो कल आप फ्लाइट पकड़ के चले जा सकते हो और आप दर्शन कर सकते हो। बहुत सारे मंदिरों में यात्रा या तीर्थ यात्रा ये शब्द या इसका बहुत एक अलग महत्व था। अब उसे थोड़ा बहुत पिलग्रिमेज से हट के टूरिज्म और पिकनिक या प्लेस ऑफ एंजॉयमेंट के माध्यम से भी देखा जाता है। जब आप एक मंदिर स्थान जाते हो तो आपका पर्पस उस मंदिर स्थान जाना क्या है, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। आज बहुत सारे लोग कुंभ मेला जा रहे हैं, उन 45 दिनों में वहाँ पे जाके त्रिवेणी संगम में डुबकी लेने का प्रयास कर रहे हैं। उनको ऐसे लगता है कि उनके पाप धुल जाएंगे, बट क्या ये केवल पाप धुलने वाला विषय है? तो आप 10 जन को पूछ लीजिए माइक पकड़ के, तो उनको वो आंसर नहीं दे पाएंगे। पिलग्रिमेज
वर्सेस टूरिज्म, टूरिज्म से शहर विकसित होता है, टेम्पल टाउन विकसित होता है, तिरुपति हो गया, शिरडी हो गया, वैष्णो देवी हो गया, कुंभकोणम क्षेत्र हो गया, द्वारका जी हो गया, ये सारे स्थान हैं। ये शहर में आदमी क्यों जाता है? वो इसलिए जाता है क्योंकि वो अपने भगवान के स्थान पे जाके वहाँ पे दर्शन लेना चाहता है। आप और हम जब यहाँ पे भारतवर्ष में काम करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, पैसा कमाते हैं, छुट्टी करने कहाँ जाते हैं? तो छुट्टी करने सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, दुबई जाना चाहते हैं, परिवार के साथ में, उनके साथ समय बिताते हैं। इकोनॉमी कहाँ की बूस्ट हो रही है? इकोनॉमी सिंगापुर की बूस्ट हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हम यहाँ पे पैसा कमा के उस इकोनॉमी में जाके पैसा खर्च करके आ रहे हैं। बचपन में कहा जाता था कि जब आप साल में कम से कम एक बार आपके कुलदेव या कुल देवी के मंदिर जाइए, वहां पे जाके नतमस्तक होइए, प्रार्थना करिए और आइए। तब क्या होता था? तो तब हम अपने यहाँ से पैसा कमा के उस गांव जाते थे, वहां पे पूजन अर्चन करते थे, वहां रहते थे, खाना खाते थे, ट्रैवल करते थे और वहां पे उस इकोनॉमी को बूस्ट करते थे। वो जब करते थे तब उसके पर्पस अपने फैमिली गॉड गॉडेस को विजिट करना, वहां पे उस इकोनॉमी को बूस्ट करना और वापस आना। आज वहां जाने के पीछे पिकनिक का स्वरूप है। भगवान के मंदिर में आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा दर्शन कर लिए। उसके बाद में क्या होता है? बाजू में कौन सा अम्यूजमेंट पार्क है, बाजू में कौन सा स्थान है जहाँ पे यहाँ पे फोटोज, क्लिफ वैली, वाटरफॉल कौन से हैं जो देख सकते हैं, वो एजेंडा से लोग जाते हैं। गलत कुछ नहीं है, बट ये भी जब करोगे तो ये भी प्लान्ड और अच्छी तरीके से करो। वो जब करोगे तो वो भी प्लान अच्छी तरीके से करो। पर्पस ऑफ विजिट हैज टू बी क्लियर एंड व्हाई यू, ये क्यों कर रहे हो आप, उसका जो एक ओवरव्यू है, उसको सिटी को कैसे एनहांस हो सकता है, उसे उस टेम्पल टाउन को कैसे बेनिफिट मिल सकता है, और वो इकोनॉमी को, क्योंकि आज पैसा यहाँ कमा के वहां जब खर्चा करते हो तो इकोनॉमी बूस्ट होती है। कुंभ मेले के चलते 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, 2-2.25 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन होगा, इज द एक्सपेक्टेशन। तो ये जो पैसा इन्वेस्ट वापस री इन्वेस्ट हो रहा है वो प्रदेश में हो रहा है। तो ये सारी चीजें को रिलेटेड हैं। एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं ले सकते। टेम्पल टूरिज्म उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पिलग्रिमेज और तीर्थ यात्रा है, पर उसका बैलेंस एस्टेब्लिश होना इंपॉर्टेंट है। जी, टेम्पल सस्टेनेबिलिटी भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है, क्योंकि ये एंशंट सेंचुरीज ओल्ड ये स्ट्रक्चर्स हैं। कई जगह पे अब कोरोजन देखा गया है शिवलिंग पे, तो कई जगह पे मना भी कर दिया कि आप गर्भगृह में नहीं जा सकते, आप दूर से दर्शन कर लीजिए, टच नहीं कर सकते, क्योंकि वो इम्पैक्ट हो रहे हैं। टेम्पल का जो स्ट्रक्चर है वो पुराना हो रहा है, तो उसके रेस्टोरेशन के लिए या उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए एक टेम्पल की, एक मंदिर की किस तरह का काम या क्या विजन है? क्योंकि ये धरोहर है, कई सेंचुरी से, कई युगों से वो चलता चला आ रहा है। तो किस तरीके से इस धरोहर की प्रोटेक्शन या रेनोवेशन के लिए, क्योंकि छोटे छोटे मंदिर भी हैं जो अभी आइडेंटिफाइड भी नहीं है, बहुत छोटे छोटे कहीं कहीं दूर दराज इलाकों में। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो टेम्पल रिस्टोरेशन के लिए बहुत काम कर रहे हैं। साउथ इंडिया में ज़्यादा एक्टिवली कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में उतने स्वरूप में नहीं हो रहा है अभी। वो ऐसा क्यों है? इज अपने अपने पर्पस और अपने अपने प्रेफरेंस का एक पर्सपेक्टिव है। बहुत सारे मंदिर जो ASI के अंडर हैं, सो ASI के अंडर या गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कनेक्टेड जो इनिशिएटिव्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म रिलेटेड इनिशिएटिव्स हैं, वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट, लोकल कलेक्टरेट और लोकल डिपार्टमेंट्स उसको रिफर्बिश या उसको रिस्टोर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कॉमन आंसर ये है कि फंड्स नहीं है। कॉमन आंसर ये है कि यहाँ पे ये करना तो चाहते हैं, बट कौन पैसा लगाए? आप और हम उस जगह ज़्यादा जाना चाहते हैं जो ऑलरेडी फेमस है और उसके एनर्जीज और उसका सक्सेस स्टोरी बहुत बड़ा है। कितने लोग हैं कि भगवान विष्णु का मंदिर एक 16th सेंचुरी से कहीं एक इंटीरियर्स ऑफ द स्टेट है, बट वहाँ जाके उसको रिस्टोर करने के लिए मेहनत करना चाहते हैं। तो बहुत लिमिटेड नंबर हैं जो श्रद्धालु है, जो जेन्युइन भावुक है, वो उस पर काम कर रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो ASI के माध्यम से और लोकल कलेक्टरेट के माध्यम से बहुत सारे मंदिरों के साथ लोकल कलेक्टर्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके, CSR के साथ मिलके बहुत सारा काम कर रहे हैं। एक मुंबई में IES करके एक आर्किटेक्चर कॉलेज है, उनके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक देउल कथन नाम का एक बीच में कार्यक्रम किया था, जिसमें
अलग अलग लोगों को न्योता दिया कि मंदिरों का जो जीर्णोद्धार होना है या मंदिरों को मेंटेन करके जो जिस प्रकार से अगले 100, 200, 300 साल वो ढंग से कैसे रह सकते हैं, तो अलग अलग आर्किटेक्चरल कॉलेजेस इसमें काम कर रहे हैं और बड़े पैमाने में रिसर्च भी हो रहा है और मेहनत भी हो रही है उसको सस्टेन करने के लिए। कॉरपोरेट्स, गवर्नमेंट एंड डीप पॉकेटेड जो लोग हैं उनको आना चाहिए, आगे आके उसको सपोर्ट करना चाहिए, जो बड़े पैमाने पे नहीं होता। आपको मुझे नहीं पता या आपके माध्यम से लोगों को पता है कि नहीं, बट आज भारतवर्ष जिसको हम एक तरीके से हिंदुस्तान भी कहते हैं, हिंदू राष्ट्र भी कहते हैं अलग अलग स्वरूप में, आज आप कोई भी CSR के माध्यम के अलावा अगर आप मंदिर के लिए पैसा मांगने किसी महारत्न कंपनी के पास अगर जाते हैं या मिनी रत्न कंपनी के पास जाते हैं, तो उनको भले मदद करने की मानसिकता है, पर उनके कॉन्स्टिट्यूशन में या उनके मेमोरेंडम में मंदिरों के लिए पैसा खर्चा करने का प्रोविजन नहीं है। तो अभी 75 इयर्स ऑफ फ्रीडम के बाद भी अगर हम ये प्रोविजन ना ला पाए तो उसका क्या उपयोग है। तो उस तरफ भी क्योंकि हाथ बंधे हुए हैं, काम करना है, कोई रिसर्च कर रहा है बट फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो ये सारी चीज़ों को एकत्रित करके लोगों तक पहुंचाने का ही काम ITCX करना चाहता है और वो इस कन्वेंशन के माध्यम से ये सारे विषय सामने ले आएगा, ये मेरी सोच है। गिरीश जी, आपने एक बात अपने इसी सवाल में छू करके निकले हैं आप कि साउथ इंडियन जो मंदिर हैं या साउथ के जो मंदिर हैं वहाँ पे काम हो रहा है, इच्छा है, करा जा रहा है, मगर नॉर्थ में उस तरीके से नहीं किया जा रहा है। मैं इसी बात को आगे बढ़ा करके आपसे सवाल करती हूँ, क्यों ऐसा है कि साउथ के टेम्पल्स या साउथ में जो मंदिर हैं वो इतने ज़्यादा ग्लोरीफाइड नहीं हैं, मगर उस लेवल पे ग्लोरीफाइड नहीं है जिस तरह से नॉर्थ के हमारे मंदिर हैं ग्लोरीफाइड? क्या रीज़न है? क्योंकि आप बहुत क्लोजली 21 साल बहुत लंबा अरसा होता है, तो ये कंपैरेटिव स्टडी भी आपके सामने आती होगी कि क्यों चीज़ें वहाँ पे लैग कर रही हैं, यहाँ पे। मेरे पास एक परफेक्ट आंसर है मैम इसका। आप जब चेन्नई या तमिलनाडु जाते हैं, क्या आपने वहाँ पे हिंदी बोलने की कोशिश की है? अगर आप हिंदी में बात करेंगे तो आपको जवाब हिंदी में नहीं मिलेगा। तो लैंग्वेज इज अ बैरियर। आप नॉर्थ में हो, आप बड़े पैमाने पे इस विषय का प्रचार प्रसार करने के लिए आप लैंग्वेज इस विषय को होल्ड बैक नहीं करती। सदर्न स्टेट्स में लैंग्वेज इज अ बैरियर। ओपननेस टू स्पीक हिंदी और कम्युनिकेट, इंग्लिश में तो बात करते हैं, उसमें कोई ये नहीं है, बट ओपननेस टू स्पीक हिंदी लिमिटेड है। उसके पीछे रीजंस कोई भी हो, बट आप ये देखेंगे कि सदर्न स्टेट्स में हिंदी नेशनल लैंग्वेज के ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं जो कम्युनिकेट नहीं होती हैं। हमारा जो बड़ा ऑडियंस है, ठीक है, आधा ऑडियंस मल्टीपल लैंग्वेजेस में जो डाउन साउथ है, जहाँ पे कन्नड़ा, मलयालम, तमिल, तेलुगु, ये लैंग्वेजेस की मतलब दे स्पीक दीज लैंग्वेजेस। नॉर्थ इंडिया में हिंदी इज अ कॉमन लैंग्वेज। तो नॉर्दर्न स्टेट्स में कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट जो है वो बड़े पैमाने में होता है, डिस्कशन बड़े पैमाने में होता है। साउथ में लैंग्वेज बैरियर होने के कारण उसका जो ब्रॉडकास्ट ऑफ कंटेंट होना चाहिए वो एक प्रकार से लिमिटेड है। दूसरी बात, आप जब नॉर्दर्न टेम्पल्स में जाते हैं तो आपने एक प्रथा देखी होगी कि आप भगवान को छू सकते हो, मंदिर में उस भगवान को, उस स्थान को आप छू सकते हो। सदर्न स्टेट्स में आप देखोगे जब आप मंदिर जाते हो तो 10 फुट दूरी से उस मंदिरों में आप उन मूर्तियों का दर्शन करते हो, छूने की परंपरा नहीं है। तो इन लोगों को साउथ इंडियन स्टेट्स में ये जो प्रोटोकॉल्स है, ये जो सिस्टम्स हैं, उनके चलते उनको कहना ये है कि कोई भी ऐसे स्टेप्स ना किए जाएं जिसके चलते मेरा भगवान या मेरी प्रथा किस प्रकार से दूषित हो उस प्रक्रिया में। इंटेंट किसी का गलत नहीं, बट वो प्रक्रिया दूषित ना हो। नॉर्दर्न स्टेट्स में तो पूछा जाता है कि आपको कौन सा दर्शन करना है, आपको भगवान को छू के शिवलिंग को दर्शन लेना है कि दूर से आपको लेना है। तो इन सारे प्रथाओं में इन्होंने सदर्न स्टेट्स ने उसको लो की रख के पायस रखने का एक प्रक्रिया उनमें बहुत बड़ी है, जो पायसनेस सब जगह है, बट किस प्रकार से हम उसको होस्ट करते हैं, अप्रोच कैसी है वो बहुत बड़ा डिफर करती है। I don't know whether I could answer your question right or no. मैं नहीं, आपने आंसर तो कर दिया मेरा सवाल को, लेकिन स्टिल
वो जो गैप है उसको कैसे पाटेंगे? और एक चीज है, भारतवर्ष में 5 राज्य हैं जो कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरला, ये 5 राज्यों में जितने मंदिर हैं ये सारे मंदिर आर कंट्रोल्ड बाय द एंडोमेंट मिनिस्ट्री इन दोज स्टेट्स। तो वो कंट्रोल जो है वो कंट्रोल इन चीजों को प्रमोट करे या ना करे, ये चीज वो एंडोमेंट मिनिस्ट्री ने कंट्रोल किया हुआ है। ओपननेस टू कम्युनिकेशन हैज बीन कंट्रोल्ड। जो आप बाकी के राज्यों में जाएं तो आप कोई भी मंदिर है, कोई भी मंदिर की फोटोग्राफ्स बाहर मिलते होंगे या अलग अलग जगहों पे फोटोग्राफी होगी या वीडियोग्राफी होगी। फोटोग्राफ्स मंदिर के अंदर तो कहीं पे भी परमिटेड नहीं होते, बट लार्जली स्पीकिंग नो ऑफ दिस काइंड ऑफ अप्रोच जो है वो सदर्न इंडिया में कंट्रोल के चलते बहुत बड़ा है, जो नॉर्दर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया में उस प्रकार से नहीं है। आप इवन नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएं तो भी ओपननेस बहुत ज्यादा है देव और धर्म को लेके, बट वही सदर्न इंडिया में ये कंट्रोल के चलते शायद उसका जो इम्पैक्ट लोगों तक पहुंचना चाहिए वो लोग उसको क्लोज नेट रखते हैं और वो ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं सकता। शायद ये इज अ मच मोर क्लोजर आंसर टू योर क्वेश्चन। एंड दिस इज मेकिंग सेंस, अ लॉट ऑफ सेंस आल्सो। अच्छा गिरीश जी, मेरा दूसरा सवाल ये है कि जब आप इतनी क्लोजली, आपने इतने मंदिरों, लगभग कितने मंदिरों पे आप अभी तक काम कर चुके हैं? टेम्पल कनेक्ट 11,106 मंदिरों के साथ जुड़ा है। ये ऑल ओवर इंडिया है या ऑल ओवर वर्ल्ड? 57-58 देशों में। भारतवर्ष में 9,500 मंदिरों के साथ हम जुड़े हैं और मैं मतलब पर्सनली कुछ 4,800 के आसपास मंदिर, यूनिक मंदिर इस जन्म में आई हैव बीन फॉर्चुनेट, स्मॉल बिग टाइनी ऑल फॉर्मेट्स, बट उतने मंदिरों को विजिट करने का एक नसीब प्राप्त कर चुका हूँ। और तो मैं यही पूछना चाह रही थी आपसे कि अभी तक जो आपकी जर्नी रही है जी इस एरिया में, तो ऐसा कौन सा मंदिर है जो बहुत बहुत इंट्रीगिंग आपको लगा हो और क्यों लगा है? मंदिर ये ऊर्जा का एक स्थान है। फ्रीक्वेंसीज एंड एनर्जीज जो होती हैं मंदिर में सबसे ज़्यादा वही होती है जो हमें जाके वहाँ पे अपना ऑरा वहाँ पे क्लेंस करा के लेना है। अब भगवान काल भैरव जी का मंदिर है जो वाराणसी में है, आप वहाँ पे जाइए, जो काशी कोतवाल के नाम से प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि अगर आप काशी में एंटर कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको वहाँ पे दर्शन करके फिर आप आगे दर्शन के लिए जाएंगे। और काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन होने से पहले अगर काशी कोतवाल की परमिशन नहीं है तो आप किसी का आप दर्शन नहीं कर सकते। उसी प्रकार से उस मंदिर में एक प्रकार का एक लाइवलीनेस है जो मुझे लगता है कि इतने सालों से बहुत अलग लेवल की फ्रीक्वेंसी है। उसी प्रकार से जब आप अयोध्या जी जाएंगे तो वहाँ पे जो हनुमान जी का स्थान है, हनुमान जी का स्थान भले कोई आए भले कोई गए, जब से वो मंदिर है उस मंदिर को कोई हटा नहीं सका, ना उस पे कोई आके कुछ आँच आ सकी जब मुगलों का राज था या जो भी है। तो वो हनुमान जी का स्थान है जहाँ पे इतने साल से एक प्रकार से पूजन अर्चन, हनुमान चालीसा पठन बहुत बड़े पैमाने में हो रहा है। और एक विशेष मंदिर है जिसके बारे में मैं हर वक्त लोगों से कहता भी हूँ, थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र भी की थी कि आप तमिलनाडु राज्य में एक अय्यावड़ी नाम का स्थान है जो कुंभकोणम से कुछ 1-1.5 घंटे के डिस्टेंस पे है। तो वहाँ पे माँ प्रत्यंगिरा देवी का मंदिर है। माँ प्रत्यंगिरा देवी वो है जिन्होंने पांडवकालीन वो मंदिर स्थापन हुआ था और माँ प्रकट हुई थी और उन्होंने पांडवों के जो शस्त्र हैं उन्हें आशीर्वाद दिया था, उन्हें संभाल के रखा था जब वो अज्ञातवास में गए थे। तो ये वो स्थान है जहाँ पे बहुत बड़ा हवन होता है अमावस्या के दिन, हर महीने अमावस्या के दिन। वहाँ पे 10 बाय 10 फीट का एक बहुत बड़ा और 10 फीट या 6-7 फीट डीप हवन कुंड है। वहाँ पे आने वाले लोग अपने ऊपर से इतनी लाल मिर्च उतार के उस हवन कुंड में अर्पित करते हैं। कुछ 1.5 से 2 टन लाल मिर्च उस हवन कुंड में जाती है। इतनी भी खांसी उस कुंड के बाजू में बैठे हुए लोगों को नहीं आती, ना आंख में से एक आंसू छलकता है। तो ये जो सारे स्थान हैं ये लाइव एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत एक्टिव मंदिर हैं। वहाँ पे एनर्जीज हैं, वहाँ पे
अद्भुत एक प्रकार की ऊर्जा है, और हम सब लोग वहाँ जाके वहाँ से उस ऊर्जा में केवल फोटो ना लेके आए, तो वहाँ की पॉजिटिविटी भी लेके आए, ये एक प्रयास है। तो वहाँ पे गोइंग देयर ये सारा एक्सपीरियंस प्राप्त करें लोग, और अपने अपने माध्यम से उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लें। जब मैं आपसे पूछती हूँ कि एक मॉडर्नाइज्ड टेम्पल इकोसिस्टम कैसे देखते हैं आप, अगर एक जो पूरा इकोसिस्टम है इंडिया एंड अक्रॉस ग्लोब? स्मार्ट टेम्पल्स मिशन एक इनिशिएटिव है जो हमने पिछले कन्वेंशन के समय लॉन्च किया। मंदिर ऑलरेडी स्मार्ट हैं, उनको उनका काम अच्छी तरीके से आता है, बहुत अच्छी तरीके से आता है, बट जो नए स्मार्ट डिवाइसेस हैं या नए नए टेक्नोलॉजीज हैं, उसे उस मंदिर को चलाने के लिए कौन सी चीज़ें हैं जो इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। आप भारत के बाहर जब देखते हैं, जब मंदिर स्थापन होता है, तो भारत के बाहर जब मंदिर स्थापन होता है तो वो एक कंपनी रजिस्टर होती है, ना कि एक ट्रस्ट। तो वो एक कंपनी के नॉर्म्स से, रिटर्न फाइल करने से लेके सिस्टमेटाइजेशन एंड लेआउटिंग, ये सारी चीज़ें हैं जो उस प्रकार से भारत के बाहर विदेश में इस प्रकार से इसकी स्थापना की जाती है। भारत में अगर आप ये जो अगर टॉपिक्स ले, जिसको हम सेफ्टी, सिक्योरिटी, सर्वेलेंस, डिजास्टर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट, सस्टेनेबिलिटी, AI, AR, VR, एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अ टेम्पल, सॉफ्टवेयर से लेके क्यू मैनेजमेंट तक, पार्किंग से लेके EV चार्जिंग स्टेशंस तक, वाटर सैनिटाइजेशन के यूज से लेके फूड डिस्ट्रीब्यूशन तक, इसको स्टैंडर्डाइज करने का एक SOP हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग विषय तज्ञों को एकत्रित करके, जो आके एक आइडियल टेम्पल जो होता है वो किस प्रकार से ऑपरेट हो, इसको ना ही क्रिएट करें बट लोगों तक पहुंचाए भी। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे इस्कॉन है, स्वामीनारायण टेम्पल है, आपके SJPC है जो अपने गोल्डन टेम्पल और गुरुद्वारा चलाते हैं। तो इन सारे लोगों को एक आह्वान है, एक न्योता है कि इस कन्वेंशन जैसे स्थान में आए या इन बाकी मंदिरों के साथ जुड़े और उनको मार्गदर्शित करें। तो ये न्यू एज टेक्नोलॉजीज, एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड ऑपरेशंस साथ में मिलके इनको क्रिएट किया जाए कि आने वाला व्यक्ति जो श्रद्धालु है उसको बेटर सिस्टम्स मिले, उसका बेटर एक्सपीरियंस हो, उसका डिवोटी एक्सपीरियंस का जो एक मैट्रिक्स है उसमें सुधार आए, और आने वाले समय में अगर एक सीनियर सिटीजन, एक्सपेक्टिंग मदर या न्यूली बॉर्न किड्स अगर उस सारे क्यूज में लगते हैं तो उनको प्रायोरिटी दी जाए। वॉशरूम के लिए अगर कोई लाइन से निकल आए तो क्योंकि फिर वापस लाइन में पहले से लगना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे झगड़े होने के लिए कारण मिल जाएगा। तो इन सारी चीजों के लिए क्या प्रकार से क्यू मैनेजमेंट कर सकते हैं। कोल्ड प्ले करके एक कॉन्सर्ट हुआ कोई चंद दिनों पहले, तो न्यू एज टेक्नोलॉजी, डोनेशंस को अलग अलग तरीके से देखा गया, डिवाइसेस दिए गए जिसके चलते एंट्री एग्जिट एंड किस प्रकार से मैनेज किया गया। तो उसी प्रकार की टेक्नोलॉजी अगर टेम्पल्स के मैनेजमेंट एंड क्यू मैनेजमेंट में इनकॉर्पोरेट की गई तो लोगों को फिर वो जो समांतर दर्शन, जो थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि इतने घंटे क्यू में रुकने पड़े, क्यों रुकना पड़ा, क्योंकि बीच में 100 जन जाते गए और आपकी लाइन आगे बढ़ी नहीं, पर उसको ही अगर स्टैंडर्डाइज कर दिया गया तो बहुत अच्छी तरीके से उसको मैनेज कर सकते। गिरीश जी, वॉशरूम का आपने एक बोला कि वॉशरूम को लेकर के मंदिर के आसपास के एरिया में कोई हाइजीनिक या साफ सुथरा कोई अवेलेबिलिटी नहीं होती है जी। और ये मुझे लगता है बड़ा प्रेसिंग नीड है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग आते हैं, लाखों लोग तो पूरे दिन भर में, हज़ारों लोग आ जाते हैं, महीने भर में लाखों लोग आ जाते होंगे। ऐसे में वो जो वॉशरूम है एक बहुत बड़ा एक क्रिटिकल पॉइंट बन जाता है कि एक बेसिक नीड है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो फुलफिल नहीं होती है काफ़ी लोगों की। एक जब मंदिर प्लान किया जाता है, एक आइडियल मंदिर अगर हम बात करें तो अयोध्या राम मंदिर जो प्लान्ड मंदिर है, ठीक है, वर्सेस जो मंदिरों के स्थान हैं जो घर में भी लोगों के घर में भी मंदिर हैं से लेके एक स्थान तक बढ़ा है। प्लानिंग ऑफ द टेम्पल कॉम्प्लेक्स जब तक उसे उस प्रकार से नहीं देखा जाता तब तक प्लानिंग टॉयलेट्स एजेंडा पे ही नहीं था। अब जैसे गवर्नमेंट ने इसे कॉरिडोर सिस्टम क्रिएट किया है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, केदारनाथ जी में बहुत काम हुआ, अभी जगन्नाथपुरी में एक्सटेंशन हो रहा है, पंढरपुर में हो रहा है, तो वहाँ पे प्लान लेआउट्स में टॉयलेट्स क्रिएट किए जा रहे हैं।
मोबाइल टॉयलेट कंपनीज हैं जो मोबाइल टॉयलेट इस्टेब्लिश करते हैं। एक बहुत एडवांस्ड कंपनी है वू करके बम्बई में, जिन्होंने स्टेशंस के बाहर विमेन के लिए अलग प्रकार से टॉयलेट्स एंड टॉयलेट्स ऑन यूज करके क्रिएशन किया है। सुलभ शौचालय बहुत बड़े पैमाने में ऑलरेडी काम कर रहे थे, बट वो एक लिमिटेड फॉर्मेट में काम हो रहा है। तो इस चीज को प्रायोरिटी, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, कन्वीनियंस फॉर वुमेन्स, मदर्स, सिस्टर्स, वाइव्स, इन सेगमेंट में किस प्रकार से दिया जाए। तो पहली बात है अवेलेबिलिटी हो, उसके बाद उसका हाइजीन मेंटेन किया जाए। ये दोनों पॉइंट्स बहुत एसेंशियल है। हाइजीन मेंटेन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अवेलेबिलिटी के एट पार विद दैट नंबर ज़्यादा होने इम्पोर्टेंट है। अगर आप इतने बड़े कॉम्प्लेक्स में केवल 10 वॉशरूम्स क्रिएट करोगे तो वो केटर नहीं होगा, तो उसका एक रेशो है, उस रेशो के हिसाब से उतने स्थान क्रिएट होने इम्पोर्टेंट है। वो भी देखा जाता है कि मंदिर परिसर के पास में आप टॉयलेट्स नहीं क्रिएट कर सकते, बिकॉज सेंटिटी एंड बैलेंस ऑफ दैट एक्टिविटी। यही आ रही थी कि सेक्रेडनेस और सैंक्टिटी उस आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की, उस मंदिर परिसर की मेंटेन करना, ये भी एक चैलेंज होगा, क्योंकि आप कैसे वो एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। और एक एस्पेक्ट ये है ना कि एक अगर हमने एक पुस्तिका क्रिएट कर ली जहाँ पे थिंग्स टू डू बिफोर गोइंग टू अ टेम्पल, तो उसमें लिस्ट ऑफ गोइंग टू वॉशरूम से लेके आप आने के पहले ही प्रिकॉशनरी कोई चीजें कर सकते हो। पार्किंग लॉट्स क्रिएट हो सकते हैं आने वाले समय में, जिसमें ऑटोमाइज्ड पार्किंग लॉट्स आएंगे, वहां पे वॉशरूम्स होंगी। तो आप जल्दबाजी में मंदिर के तरफ भागने के पहले आप रिलीव कर लो खुद को, आप एक सिस्टम से खुद को डिसिप्लिन कर लो। अभी हम लोग एडल्ट्स हैं, हर एक बच्चों के बारे में तो ये हम नहीं बोल सकते, बट जिस प्रकार से इसको लाइन अप कर सकते हैं, एक्सपेक्टिंग मदर्स के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए क्यू मैनेजमेंट अलग प्रकार से रखो। उनको अगर आप शिरडी संस्थान में बहुत आधुनिक पद्धति से अरेंजमेंट किया गया है टॉयलेट्स का भी। तिरुपति जैसे सबसे बड़े मंदिर न्यास में, सबसे हाईएस्ट फुटफॉल्स वाला मंदिर न्यास है, वहाँ पे मेल फीमेल टॉयलेट अरेंजमेंट्स है क्यू कैंपस में, सारे सिनारियों में। बट ये सारे जो लोग हैं ये बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं। छोटे मंदिरों में टेम्पल प्रेमाइसिस में एक एरिया अलोकेट करके उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। हम उसको प्रायोरिटी नहीं देते। टेम्पल मैनेजर्स जो होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं, वो भी सोचते होंगे, बट उनके लिमिटेशंस होंगे। बट अगर उसे टॉप 3 प्रायोरिटी पे लेके आया जाए तो आई एम श्योर वो लोग भी उसको इनकॉर्पोरेट करें, और आने वाले समय में अगले 3 से 5 सालों में ये प्रॉब्लम तो ना दिखे कि वॉशरूम जाना है और अवेलेबल नहीं है, या वॉशरूम अगर गए हैं तो क्यों मतलब उसका प्रेशर और उसका केओस वो दिक्कत ना आए। अच्छा, आपने ये अक्रॉस द ग्लोब मंदिरों पे जो काम किया है, तो इंडिया में, भारत में जिस तरह से मंदिरों का मैनेजमेंट है, अब्रॉड के में कितना डिफरेंट, कितना अलग है ये मैनेजमेंट मंदिरों का? देखिए, ऐसा है कि भारत में जितने लोग मंदिर जाते हैं उसका जो फुटफॉल्स का रेशो है, इन कंपैरिजन भारत के बाहर उतना फुटफॉल नहीं है। ऐसे मंदिर नहीं है जहाँ पे 1 लाख लोग रुके हुए हैं लाइन में और अभी दर्शन लेना चाहेंगे। तो प्रेशर वहां पे उतना उस प्रकार का नहीं है जो यहाँ पे है। दूसरी बात, हर मंदिर का प्रॉब्लम सेम नहीं है। सिद्धिविनायक मंदिर, प्रभादेवी मुंबई का प्रॉब्लम यह है कि वो रोड पे है, उसका एक्सेस पॉइंट, वहां पे 18 से 19 लाख लोग अंगारिका के दिन दर्शन लेते हैं। तो बाजू में नरदुल्ला टैंक मैदान ग्राउंड है, जहाँ पे वो पूरा चैनल सिद्धिविनायक मंदिर प्रशासन आयोजित करता है। तो वो ऑप्शन है, इसलिए शिरडी संस्थान के पास पूरा शहर है उन सारी चीजों को करने के लिए। माता वैष्णो देवी मंदिर आप जाते हो तो वो पूरा घाट है, जिस प्रकार से उन्होंने उसको चैनलाइज किया। बट जो मंदिर हैं जहाँ पे इन सारे आयोजन के लिए जगह है, तो वहाँ पे वो सिस्टमेटाइज्ड हो सकता है। जहाँ पे लिमिटेशन है, तो आने वाले प्लानिंग में, टाउन प्लानिंग में, आयोजन के चलते बहुत सारी चीजें हैं जो इम्प्रोवाइज की जा सकती हैं। अभी उसकी कोशिश प्रशासन कॉरिडोर के माध्यम से कर रहा है। तो दैट इज अ लार्जर एरिया ऑफ डिफरेंस। और जिस तरह से वहाँ पे मंदिरों को लेकर के या स्ट्रक्चर को लेकर के काम किया गया है, उसका डिफरेंस यहाँ पे जैसे मैं नहीं समझा। जैसे कि अब अब्रॉड में, से कैम्बोडिया का मैं बात करूँ तो कैम्बोडिया में जो मंदिर हैं उनका जिस तरीके से स्ट्रक्चर की संरक्षण जो है या उसको प्रोटेक्शन है, हाँ, तो उसका कंपैरिजन अगर हम यहाँ के मंदिरों से करें तो वो कितना डिफरेंट है? नहीं, तो यहाँ पे
सी ये सारे जो अंकोर वाट का मंदिर अगर आप बात करें या बाली में मंदिर बात करें, रामायण का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, तो वहां पे टूरिज्म के चलते लोग मंदिर जाते हैं, डिवोशन के चलते लोग मंदिर जाने का नंबर उतना बड़ा नहीं है। हमारे यहाँ पे टूरिज्म, पिलग्रिमेज, डिवोशन एंड समवॉट स्पिरिचुअलिटी के चलते लोग यहाँ पे बड़े पैमाने में विजिट करते हैं। तो उसके चलते प्रेशर इन मैनेजिंग टेम्पल्स इन इंडिया बहुत बहुत ज्यादा है, जो वहाँ पे कंपैरिजन में कम है। और एक चीज बताना चाहता हूँ कि हमारा जो डिवोटी है ना, उसके जितना हम्बल व्यक्ति कोई नहीं है। उनकी कोई आशा नहीं होती है, उनकी कोई अपेक्षा नहीं होती, केवल इतना है कि 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए मुझे मेरा भगवान दिख जाए और मैं इतने दूर से जो दर्शन करने आए हैं, तो उनको अगर धक्का मुक्की हुई है या पुश मतलब उनको निकाला गया है वहां से, तो भी उनको वो कोई ऐसा ग्रज लेके वहां से बाहर नहीं जाते, उसी में उनको समाधान है। बट इस चीज का नाजायज फायदा हम लोग ना उठाएं। रिवोल्ट का ध्यान मतलब ये आगे चल के एक दिन के बाद तो वो लोग बोलेंगे कि यार हम टैक्स पेयर्स हैं, हम इतना दान धर्म पुण्य कर्म करते हैं, तो हमें बेटर स्टैंडर्डाइजेशन मिलनी चाहिए। आज कोई डिमांड नहीं कर रहा है, बट हमें उस चीज की एक प्रकार से राह नहीं देखनी चाहिए फॉर एनीथिंग लाइक दिस टू कम अप। हमें सिस्टम्स इम्प्रोवाइज करने चाहिए, हमें डिसिप्लिन इनकॉर्पोरेट करना चाहिए और सबको एक ही नजरिए से देख के। सो भारत के बाहर वो प्रेशर नहीं है जो भारत में है, ये लार्जर प्रॉब्लम है, पर जो भारत में इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप भी है वो बड़े पैमाने में उसे करने की कोशिश सभी लोग कर रहे हैं, प्रशासन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है बहुत बड़े पैमाने में, तो उसको उसका फायदा लोगों को मिले। अभी वो दिख रहा है कुंभ मेले के माध्यम से बहुत लोगों को 40 करोड़ लोग एक जगह पे जब आते हैं, आयोजन करना आसान नहीं है। 2-4 चीजें घटती हैं और हम इमीडिएटली उसको कॉन्ट्रडिक्ट करना या उसको काउंटर करना चालू करते हैं। जिंदगी है, अलग अलग चीजें, हर एक चीज प्लान नहीं कर सकते, पर जो अच्छा हो रहा है उसे भी अप्रिशिएट करने को हम लोगों को सीखना चाहिए, जो बहुत लिमिटेड पद्धति से अप्रिशिएट किया जा रहा है। आज से 10 साल बाद आप एक बड़ी पिक्चर, एक बिगर पिक्चर टेम्पल मैनेजमेंट को लेकर के, मंदिरों के रखरखाव को लेकर के, मंदिरों की इकोनॉमी को लेकर के और एक श्रद्धालु का जो एक्सपीरियंस होता है उसको लेकर के कैसा देखते हैं आप? आज से 20 साल पहले इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी नाम का विषय नहीं था। आज इंदौर जैसी सिटी है, लखनऊ जैसी सिटी है, कानपुर, अलग अलग स्थान है जहाँ पे मोस्ट क्लीन सिटी नॉर्म्स क्रिएट किए गए एंड वो मोस्ट क्लीन सिटी नॉर्म्स के हिसाब से अभी सिटी काम करती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काम करती है कि ये सारे चीज़ें स्टैंडर्डाइज हो। उसी प्रकार से आने वाले समय में हम टेम्पल कनेक्ट के माध्यम से और टेम्पल कनेक्ट के बियॉन्ड ही हम स्मार्ट टेम्पल मिशंस के इनिशिएटिव में हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं कि आप वर्ल्ड्स बेस्ट टेम्पल, वर्ल्ड्स मोस्ट डिसिप्लिन टेम्पल, वर्ल्ड्स मोस्ट क्लीन टेम्पल, वर्ल्ड्स बेस्ट हाइजीनिक स्टैंडर्डाइज प्रसाद गिविंग टेम्पल, ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। इस जैसे चीज़ों को प्राधान्य दिया जाए और इन सारी चीज़ों को वो मंदिर फॉलो करके उसमें एक उन मंदिरों में वो एक नीड हो कि ये अवार्ड्स, ये रिकग्निशंस, ये इंसेंटिवाइजेशन जैसे बोलते हैं हम, ये सारा लोगों तक पहुँचे। बिकॉज मुझे आप बताइए ना कि आप और हम काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो हम सभी जनों को मोटिवेशन चाहिए, इंसेंटिवाइजेशन चाहिए। हम क्या मंदिरों को वो मिल रहा है? क्या मंदिरों को कोई सामने से आके बोलता है थैंक यू, आपके चलते मेरा दर्शन बहुत हुआ, अच्छा हुआ, बहुत सुंदर था? क्या एक्नॉलेजमेंट मंदिर को मिल रही है? ये गलत हुआ, वो इनकम्प्लीट था, पानी का नल, मतलब अलग अलग प्रकार से। तो जिस दिन हम उनको एक्नॉलेज करेंगे उनके अच्छे काम के लिए और उनको प्रोत्साहन देंगे कि ये सारी चीज़ें हों, तो मुझे लगता है कि अगले 10 सालों में ये सारी चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें हम अपने आंखों से देखेंगे और इन सारी चीज़ों का जो एक परिणाम है वो बेटर डिवोटी एक्सपीरियंस के चलते आप और हम बैठ के वापस बात करेंगे कि एक ज़माने में हमने बात की थी कि ये डिवोटी एक्सपीरियंस नहीं है आज और वो इम्प्रोवाइज हो चुका है। तो आई थिंक आप ही के माध्यम से हम लोगों तक उस घड़ी का क्या बोलते हैं, विल वेट फॉर दैट ओकेजन।
गिरीश जी, एक आपने एक सवाल क्योंकि अब प्रसाद की बात हुई तो तिरुपति में प्रसाद को लेकर के एक बहुत बड़ा क्योस हुआ था। ये सिचुएशन आगे ना बने, इसको एड्रेस करने के लिए, क्योंकि ये भी टेंपल मैनेजमेंट है, मंदिरों के मैनेजमेंट रख रखाव में भी ये भी पॉइंट आता है, तो उसको लेकर के क्या कुछ करने की ज़रूरत है? क्योंकि कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं का विश्वास जो होता है, श्रद्धा, क्योंकि भारत देश ही ऐसा है कि आधी चीज़ें ट्रस्ट पे, वर्ड ऑफ माउथ पे आज भी चलती हैं, ट्रस्ट पे अभी भी चलती हैं। तो इस तरीके के जब इंसिडेंट्स होते हैं तो विश्वास डगमगाता है। तो प्रसाद को लेकर के एक मंदिर परिसर से ही लेना, जो कि एक एज ओल्ड एक प्रथा चलती चली आ रही है, वो, या थोड़ा सा ओपननेस लाना ज़रूरी है, किस तरीके से एड्रेस करेंगे? मैं सबसे पहले तो ये विषय सब जुडिस है अभी, फ्रॉम द ऑनगोइंग जो तिरुपति विषय है उसके ऊपर SIT है और वो उनके हिसाब से वो जांच चल रही है। अभी तक देयर इज नथिंग प्रूवन एज सच ऑन अ कंप्लीट पर्सपेक्टिव, बिकॉज वो एक पर्सपेक्टिव है। बट लार्जली स्पीकिंग उसी के चलते इनोवेशन इज द मदर ऑफ ऑल नीड्स, जैसे हम बोलते हैं। तो हमने कोई लोगों से बात की जो फूड साइंटिस्ट्स हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट्स हैं और फूड स्टैंडर्डाइजेशन में काम करते हैं। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में जिस प्रकार से क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है, तो किस प्रकार से लैब्स क्रिएट किए जाएं, किस प्रकार से स्टैंडर्ड्स क्रिएट किए जाएं जो फूड ग्रेड अराउंड टेम्पल इकोनॉमी को मॉनिटर करे। मगर चलिए, मैं ये बात मानती हूँ कि आपका ये एक अच्छा ये स्टेप है, लेकिन क्या ये हर मंदिर के लिए पॉसिबल है? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जैसे हर मंदिर के आसपास जैसे फूल मिलते हैं, फल मिलते हैं चढ़ाने के लिए भगवान को, वैसी मिठाइयाँ मिलती हैं, लड्डू मिलते हैं, तो हर मंदिर के आसपास का इस तरीके से एक नज़र बना करके रखना या एक स्टैंडर्ड सेट करना, मुझे लगता है बहुत चैलेंजिंग होगा ये। देखो, चैलेंजिंग 100% है, इम्पॉसिबल नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आज हम करेंगे तो कल सवेरे इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। मैं बोलता हूँ 25 साल लगेंगे, बट 25 साल के बाद में हम 90% तो स्टैंडर्डाइज हो सकते हैं। 10% इम्प्रोवाइजेशन का और स्कोप है। आज आप जब जगन्नाथपुरी जाते हैं, जगन्नाथपुरी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वहाँ पे प्रसाद है, सबसे इम्पोर्टेंट वो पद्धति है। अगर आपने जगन्नाथपुरी परिसर में देखा होगा और उस किचन की तरफ आप अगर गए होंगे, हर एक जो बंदा वहाँ पे वो कुकिंग कर रहा है, उसकी फिटनेस लेवल आप देखिए, एक लेवल से जिस प्रकार से वो ये कर रहे हैं, वहाँ पे हाइजीन सैनिटाइजेशन का स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, बट उनका खुद का डिसिप्लिन है। उनके सिस्टम्स इतने कड़क हैं कि उसमें आदमी गलत नहीं जा सकता। हर मंदिर अपने अपने पद्धति से ये सिस्टम सेट करें, बट उसका एक जो स्ट्रक्चर होता है, एक टेबल होता है, SOP जिसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है उसका, वो अगर एक पद्धति से स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है कि क्या हाइजीन स्टैंडर्ड्स है आपको देखने चाहिए, किस प्रकार से फूड पॉइजनिंग ना हो। कोई इंटेंट गलत किसी का नहीं होता, बट कभी कभी केमिकल कॉम्बिनेशंस के चलते खाने में स्टेल कोई चीज़ हो गई, कोई चीज़ों के चलते प्रसाद गलत हो जाता है, अगर होता है तो ये सारी चीज़ें ना होने के लिए क्या करना चाहिए? तो जो फूड सिस्टम्स में काम करते हैं, अभी भारतवर्ष में कंपनीज हैं, एक MTR करके कंपनी है कर्नाटका में, जो बहुत सालों से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में है, फूड इंडस्ट्री में। पूना में एक चितले करके एक बहुत फेमस स्वीट्स की कंपनी है जो स्वीट्स एंड लड्डूज बनाते हैं। अब लड्डूज, प्रसाद या जो भी है, जो बड़े मंदिरों में जगह है, किचन है, वो सब बना सकते हैं। छोटे मंदिर ये सारे लोगों को कोलैबोरेट करके क्यों ना एक सीरीज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड प्रसाद, ये नहीं है कि यहीं पे कुक किया जाना चाहिए, अगर जगह नहीं है, डेफिनेटली जहाँ पे जगह है और जो कर रहे हैं वो तो ब्रिलियंट है, बट जो भी प्रसाद है वो अगर अच्छे जगह पे मैन्युफैक्चर करके उसका अगर आप नैवेद्य दिखा के भगवान को अगर उसे भी आप अर्पित कर सकते हो, तो उसे भी क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन सॉल्यूशन फॉर स्मॉलर टेम्पल के हिसाब से आप कर सकते हो। और हर शहर में एक बड़ा हलवाई है, हर शहर में एक छोटा हलवाई भी है जो उसका इंटेंट ये सारी चीज करने का है, बट कौन करेगा, क्यों किया जाए, ये जो सारे सवाल हैं, उस चीज के लिए वापस
इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन एंड एक्सपो के माध्यम से लोगों तक ये सवाल हम लोगों को पहुंचा रहे हैं और लोगों को ही पूछ रहे हैं। विश्वस्त आ रहे हैं, लोगों के मंदिरों के हेड्स आ रहे हैं, सारे लोग जो आ रहे हैं उन्हीं को प्रोवोक कर रहे हैं। ये आप जैसे मुझे सवाल पूछ रही हैं, आज मैं उनको उस माध्यम से सवाल पूछूंगा और प्रवृत्त करूंगा कि बताइए इसका सोल्यूशन क्या है। तो दैट्स द वे दे विल लुक एट इट एंड थिंग्स विल चेंज। बिल्कुल गिरीश जी, आपको बुलाने का पर्पस भी यही था कि कुछ ऐसी चीज़ें जो एक कॉमन मैन की मैं सामने रख पाऊँ, क्योंकि मंदिर एक ऐसा विषय है वो एक साइंस से परे, वो एक किसी भी जवाब के परे, वो एक श्रद्धा का विषय होता है। पूजा अर्चना ये सब ये आप कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकते बहुत चीज़ों को, लेकिन क्योंकि भारत में मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि जो इग्नोरेंट हमारी जो हमारे जो लोग हैं वो बहुत श्रद्धालु, बहुत श्रद्धा भाव होता है यहाँ पे। तो ऐसे में उनके श्रद्धा भाव को ठेस ना पहुँचे, प्रयास इंसान यही करता है। तो उनकी तरफ से मैं चाहती थी ये सवाल आपके सामने रखूं, क्योंकि जिस तरह का काम आपकी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, और मुझे लगता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरीके की चीज़ें सामने लेकर के, कन्वेंशन के थ्रू, एक्सपो के थ्रू सामने लेकर के आ रही है। और एक मुझे लगता है कि पर्सनली एक ग्राउंड ब्रेकिंग काम आप और आपकी संस्था कर रही है, तो जिसमें ये सब चीज़ें अगर हम चेंज ला पाए तो आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा चीज़ें या खुद को नेविगेट करना। खाली सेल्फी तक चीज़ें नहीं रह जाएंगी, उसके बियॉन्ड भी बहुत चीज़ें रहेंगी। तो थैंक यू सो मच गिरीश जी फॉर कमिंग टू द शो। धन्यवाद। और मैं आपको आज के सेशन या ये शो का डिस्कशन का एक मेरा जो टेक होम है वो ये है कि मैं समझता था कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं ना, तो हम लोग एक कॉम्पिटेंट काम कर रहे हैं। पर आपसे डिस्कशन और आज इस शो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों पे आज एक लाइमलाइट के हिसाब से एक फोकस हुआ है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बहुत काम होना बाकी है, फ्यूचरिस्टिकली होना बाकी है। और आप जैसे लोग इस कार्य में डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ें, आप प्रोत्साहित करें। जहाँ हम लोग कम पढ़ें या गलत जाएं तो हमारा कान भी पकड़ के हमें करेक्ट भी करें, और कोशिश करें कि हर एक जन 5 मिनट के लिए एक प्रयास करें। प्रयास ये है कि हम जैसे एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, गिफ्ट देके हम पूछते हैं कि ये ब्रांड ट्राई किया क्या या वो ब्रांड ट्राई किया क्या, उसी प्रकार से क्या हम लोगों को हमारा धर्म या हनुमान चालीसा या कोई भी मंत्र जप की एक किताब दे सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि क्या आपने ये पाठ करके उसका फ़ायदा उठाया कि नहीं। ये एक थॉट है जो मैं आज के क्लोजिंग नोट्स में आपके माध्यम से लोगों तक देना चाहता हूँ कि ट्राई टू प्रमोट समथिंग विच इज़ डिवोशनली पॉजिटिव, एंड ये जो पॉजिटिव कर्मा आप क्रिएट करोगे लोगों को अच्छी चीज़ें करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, तो उन सारी चीज़ों का आपको भी फ़ायदा होगा, आने वाले जनरेशन्स को भी फ़ायदा होगा। और ये करके देखिए, इसका बहुत बड़ा परिणाम सबके लिए पॉजिटिवली होगा, ये मेरा एक समझ है। थैंक यू सो मच गिरीश जी। और फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही। नमस्कार।